हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में देखिए हमें क्या करना है, हमें सुप्रीम कोर्ट के एमसीक्यू करने हैं। सुप्रीम कोर्ट हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है, थ्योरी सेक्शन इसका आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने सुप्रीम कोर्ट की सारी जुरिस्डिक्शन की है। उससे पहले वाली वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री और उसकी फैक्चुअल डिटेल के बारे में जाना है। तो कंप्लीट कर चुके हैं हम सुप्रीम कोर्ट को। नाउ लेट अस डू प्रैक्टिस। कुछ एमसीक्यू देखते हैं कि आपको कितना समझ आया है। ठीक है, खुद को चेक करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, तो हम प्रैक्टिस करते हैं, यानी कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले आपको करंट अफेयर रफ्तार के बारे में जानकारी देनी है, कुछ हमारे कोर्सेज के बारे में बताना है। करंट अफेयर रफ्तार परचम क्लासेस का एक नया इनिशिएटिव है। इसके अंदर क्या होगा, जनवरी से लेकर जून 2023 के जितने भी करंट अफेयर हैं उन सब का हेडलाइंस जो है, यानी क्विक रिवीजन अगर आपको करना है। आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब आपका पेपर आ रहा है, तो इतनी मोटी मोटी पोथियां तो आप रिवाइज करोगे नहीं। आपको क्रिस्प मटेरियल चाहिए, है ना। एक ही जगह पे बहुत क्रिस्प आपको मटेरियल मिल जाए, कम पेजेस में ज्यादा ज्ञान मिल जाए। तो ये काम उसके लिए है कि आपको हेडलाइंस मिल जाएंगी सारी। ये जितने भी आप थीम्स देख रहे हो ना, बुक्स, ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, ओबिचुरी, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, सबकी आपको हेडलाइंस मिल जाएंगी एक ही जगह पे। दिस इज करंट अफेयर रफ्तार, यानी रफ्तार में अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स चल रहा है, जिसमें स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सब कुछ कवर करवाया जा रहा है। सारे बैच आपको हमारी ऐप पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे। क्यों? इसकी वजह बहुत सारी है। पहली वजह तो आज टीचर को दिक्कत है, आज टीचर नहीं आ सकता, ये वाली प्रॉब्लम खत्म। दूसरा, जैसे ही आपने कोर्स परचेज किया, सिलेबस पूरा आपके हाथ के अंदर मिल जाता है, पूरा आपके हाथ में होता है। कैसे भी, कितनी भी बार आप अपनी वीडियो को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख सकते हो। आपको पहले ही हमारे कोर्स में क्या करवाया जाएगा, बिना पैसे दिए पहले ही आपको पूरी पीडीएफ दे दी जाती है कि हम इन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, इस डेट पे आपको ये टॉपिक मिल रहा है। ये सारी बातें हम पहले ही डिटेल में बता देते हैं आपको, ताकि स्टूडेंट को एक एक पाथ मिल जाए कि हमें क्या टॉपिक मिलेंगे इस कोर्स के अंदर। तो आप हमारी ऐप पे जाके हर कोर्स की डिटेल पहले ही देख सकते हो। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस का कोर्स चल रहा है, इकोनॉमी का कोर्स चल रहा है, पॉलिटी का कोर्स चल रहा है। और कुछ दिक्कत आए तो डिस्क्रिप्शन में जाके बाकी लिंक्स पे आप क्लिक कर करके जिस भी चीज के बारे में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारी ऐप पर मेल कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी आप वहां पे देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब की बार मैंने क्वेश्चन यहाँ लगाया ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं साथ के साथ। चलो, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है? एट प्रेजेंट हाउ मेनी जजेस आर इन सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है शुरुआत में केवल 7 जजेस थे, 7 के बाद 16 हुए, 16 के बाद 25 हुए, 25 के बाद ये 31 हुए, आज के दिन 34 है, यानी 33 + 1। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मिस्टर चंद्रचूड़, और 33 अदर जजेस है। ठीक है, तो टोटल 34 जजेस हैं। इसके बारे में आपको पता है, 2019 के अंदर ही हम लोगों ने 2016 में ही जो जजेस की संख्या है वो बढ़ गई थी। और जजेस को संख्या को बढ़ाने का काम करता कौन है? पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट में कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे, पार्लियामेंट बाय लॉ इस चीज को एक्सप्लेन करता है। पार्लियामेंट बताएगा कि कितने नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर होंगे। तो अभी कितने हैं? 34। आंसर विल बी 34। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड इन द ईयर। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था और जानबूझ के इंक्लूड किया है ताकि आपको इसका करेक्ट आंसर मिल जाए। तो मैंने आपको बताया था कि 28 जनवरी 1950 को हमारा जो आज का सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली के अंदर, वो शुरू हुआ था 28 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर 1950 ही होगा। ठीक है, जो पहले फेडरल कोर्ट बनाया गया था वो हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं था। उसकी वजह क्या है? वो क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं था? क्योंकि उसकी हाईएस्ट अपील लंदन में सुनाई जाती थी, प्रिवी काउंसिल अलग लंदन में बैठती थी। तो वो सुप्रीम कैसे हुआ? उससे सुप्रीम तो और भी थे। जो 28 जनवरी 1950 को कोर्ट आया है, दैट वाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इससे ऊपर कुछ नहीं है, ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जस्टिस का। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 28 जनवरी 1950। क्या हम दिल्ली की जगह कहीं और भी सुप्रीम कोर्ट को लेके जा सकते हैं? बिल्कुल। आर्टिकल 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपस में कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के अप्रूवल से सुप्रीम कोर्ट की सीट को भी बदल सकता है। ठीक है, हो सकता है दिल्ली, हो सकता है केरल, हो सकता है बॉम्बे, कहीं भी जा सकता है ये, अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। आर्टिकल 130 में ये बातें लिखी है। ठीक है, तो अभी दिल्ली के अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिक्विजाइट क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस।
ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय जो होता है उसके जजेस में से क्या एक क्वालिफिकेशन नहीं है, उसका जज अगर आपको बनना है तो कौन सी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, नोट पूछा है उसने, ठीक है, इज नोट, ठीक, तो ही शुड सिटीजन ऑफ इंडिया, यस, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसको हाई कोर्ट में 5 साल जज रहने का एक्सपीरियंस हो, यस, जज वो रह चुका हो 5 साल तक, फिर 10 साल तक वो हाई कोर्ट में एडवोकेट भी रहा हो, ये भी बात हमने पढ़ी थी। ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की नजरों में वो एक लॉ का एक अच्छा ज्ञाता हो, उसको लॉ की बहुत जानकारी हो, प्रेसिडेंट की नजरों में ये बात होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। ही शुड बी मिनिमम ऑफ 35 ईयर्स ओल्ड, वो कम से कम 35 की उम्र का तो हो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मिनिमम एज के बारे में कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी, क्योंकि यही क्वालिफिकेशन ऐसी है जो जजेस की नहीं होती, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इन द रिमूवल ऑफ जजेस प्रोसेस, जजेस को हटाने की प्रक्रिया में द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट अ 3 मेंबर कमेटी। क्या कहता है कि जब जजेस को हटाते हैं, जब जजेस को रिमूव करना होता है, तो लोकसभा या राज्यसभा के अंदर एक कमेटी बैठती है जो उनके ऊपर जो भी चार्जेस लगे हुए हैं उन चार्जेस को स्क्रूटिनाइज करती है, उन चार्जेस को चेक करती है, क्या ये चार्जेस सही है या नहीं है। तो उसके अंदर कुछ 3 लोग शामिल होते हैं, ठीक है, सवाल ये है कि उन 3 में से कौन एक नहीं होगा। 3 लोग शामिल है, यहाँ 4 लिखे हुए हैं, एक ऐसा है जो उन तीनों में शामिल नहीं होता, वो आपको छांटना है, ठीक है, तो आसान हो गया सवाल, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो चीफ जस्टिस और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यस, ये तो होते हैं, या तो चीफ जस्टिस होगा या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा उस कमेटी के अंदर। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये भी होते हैं। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको जज का, जिसको लॉ का बहुत ज्ञान हो। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा, ये नहीं होते उस कमेटी में, तो आंसर यही आ जाएगा। ये तीनों लोग कमेटी बनाते हैं और कमेटी बना के स्क्रूटिनाइज करते हैं, चेक करते हैं कि जो इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर के चार्जेस लगे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट नॉट कम्स अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ये सवाल भी मैंने आपसे पूछा था, यहाँ पे आंसर देने के लिए, ताकि आपको पता लगे आपने सही कहा है या गलत कहा है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का सही था आंसर, एक आधे स्टूडेंट का ही गलत आया था, बाकी सबका सही था। ये पूछना कौन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर and one or more state, dispute between center and one or more states on one side and other states on another side, dispute between 2 or more state। ये क्या कहता है समझो। देखो, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मैंने आपको समझाई थी। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है, वो जुरिस्डिक्शन जहां पे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, यानी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। डायरेक्टली जुरिस्डिक्शन मतलब कि जहां पे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हो, आपको हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जो केस जाएगा। वो कौन कौन से थे, सेंटर वर्सेस स्टेट की कोई लड़ाई है, सेंटर और स्टेट एक तरफ है, दूसरी तरफ कुछ और स्टेट है, स्टेट वर्सेस स्टेट की लड़ाई है। ये जो केसेस है ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएंगे। अब इनमें क्या दिख रहा है, सेंटर एंड वन और मोर स्टेट, यस, ये तो आएगा, सेंटर और स्टेट्स, ठीक है, सेंटर और स्टेट एक तरफ और कुछ स्टेट दूसरी तरफ, ये भी आएगा। डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, ये स्टेट के बीच में लड़ाई, ये भी आएगा। तो बचा कौन सा, पहला। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये था मैम कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, तो ये भी तो 2 स्टेट्स की ही लड़ाई हुई, फिर ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्यों नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वाटर का जो मामला होता है ना, वो अलग ट्रिब्यूनल सॉल्व करती है, ठीक है, अलग बेंच, अलग ट्रिब्यूनल सॉल्व करती है, तो वो इनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। जैसे आपको मैं इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करूं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस रिवर का जो विवाद था, वर्ल्ड बैंक ने बीच में मध्यस्थता की। ऐसे ही जब 2 स्टेट्स की लिंक, जब 2 स्टेट के रिवर का जो इशू होगा, पानी का इशू होगा, वाटर डिस्प्यूट होगा, उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बैठती है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए फॉर एप्पल, ये हमारा आंसर हो गया है। ये हमारी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में यानी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन, ये हमने कौन से देश से ओरिजिनेट किया है, ये हमने कौन से देश से लिया है। यूके से, फ्रांस से, अमेरिका से या रशिया से। हमने अमेरिका से लिया है। जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, जुडिशियल रिव्यू होता है चेक करना,
जो भी कानून बने हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी हो रही है, जो भी लॉ का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर दिया है आपने, कहीं ऐसा तो नहीं किसी के फंडामेंटल राइट्स छिन रहे हैं उन कानून की वजह से। तो ये सब चीजें चेक करना ही जुडिशियल रिव्यू है। जैसे आप मूवी का रिव्यू देते हो ना, ऐसे ही जज कानून का रिव्यू देता है, सुप्रीम कोर्ट कानून का रिव्यू देता है कि ये सही है या नहीं है, आपने कहीं किसी चीज का वायलेशन तो नहीं किया है। तो यूएसए से हमने ये चीज ली है, ठीक है, यूएसए से हमने ये चीज ली है। भारत के आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू की पावर लिखी हुई है। आर्टिकल 13 नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ बताता है। मैंने फंडामेंटल राइट्स में आपको डिफाइन किया था, नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ बताता है। कानून की नेगेटिव परिभाषा का क्या मतलब है? आर्टिकल 13 बताता है कानून क्या नहीं है, लॉ क्या नहीं है। ये ऐसा नहीं बताता लॉ किसको कहेंगे, ये बताता है लॉ किसको नहीं कहेंगे। तो किसको नहीं कहेंगे? कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा मुद्दा, कोई भी ऐसा कन्वेंशन, कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन, कोई भी ऐसी ट्रीटी जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हट रहा है, खराब हो रहा है, उसको हम लॉ नहीं कहेंगे। तो पता कैसे लगेगा? जब सुप्रीम कोर्ट चेक करेंगे तभी तो पता लगेगा, जब वो रिव्यू करेंगे तभी तो पता लगेगा। यानी आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू की पावर कहीं ना कहीं लिखी हुई है। तो आंसर आ जाएगा इसका, अमेरिका से हमने ये चीज ली है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जुडिशियल एक्टिविज्म आपने कहां से लिया है? यूके से, फ्रांस से, अमेरिका से, रशिया से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म? जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? जहां पे जजेस यानी सुप्रीम कोर्ट या आप कहूं भारत की न्यायपालिका खुद से बीच में आके इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है, एक्टिविटी दिखा रहा है वो कि हम एक्टिव हैं, हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं और हम देख रहे हैं भारत के अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कानून को चेक कर रहे हैं, एक्टिव है, जुडिशियल एक्टिविज्म। जब जुडिशरी खुद से किसी मैटर को सॉल्व कर रहा है कि इस मैटर को मेरे पास लेके आओ, मुझे ये सही नहीं लग रहा है, दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। और ये हमने कहाँ से लिया? 1960 में हमने ये अमेरिका से लिया। 1960 में एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं अमेरिका के जो ये शब्द को ओरिजिनेट करते हैं, कॉइन करते हैं, और 1960 के इस वर्ड से हमने इसको इंडिया के अंदर इंक्लूड किया है। तो हमने ये अमेरिका से लिया है। अगला क्वेश्चन है पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपने कहां से लिया? ये भी अमेरिका से लिया है। पीआईएल होता क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? कोई अपील, कोई याचिका। पब्लिक इंटरेस्ट यानी लोगों के इंटरेस्ट में, लोगों के हित में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये आगरा है, आगरे का ताजमहल है, ठीक है, ताज है, हमारी शान ताज है। और इधर मथुरा में बहुत सारी फैक्ट्रीज है, ठीक है, दिल्ली मथुरा में बहुत सारी फैक्ट्रीज है। इन फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है, इस धुएं की वजह से हमारा ताज खराब हो रहा है, ये येलो होता जा रहा है, व्हाइट मार्बल येलो होता जा रहा है। अब मैं देख रही हूँ, ठीक है, मैं देख रही हूँ कि इन इन मशीनों की वजह से, इन फैक्ट्री की वजह से ताज खराब हो रहा है। मेरा ना तो इन फैक्ट्री से लेना देना, ना मेरा ताज से लेना देना। ताज खराब हो रहा है कोई बात नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ पे थोड़ा ना इंटरेस्ट। हाँ, मैं एक नेशनलिस्ट हूँ, मैं इंडियन हूँ, मुझे दुख होगा अगर हमारा ताज खराब होता है तो, लेकिन पर्सनल मेरी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फिर भी सब लोगों के इंटरेस्ट के लिए मैं ये एप्लीकेशन लगाऊंगी कि इससे हमारे भारत की जो पहचान है ताज, वो खराब हो रहा है और कोर्ट को कुछ ना कुछ एक्शन इस पे लेना चाहिए। मैंने ये एक्शन क्यों उठाया? मैंने ये एक्शन लोगों के हित में उठाया, पब्लिक इंटरेस्ट में उठाया। इससे मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा था, मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में ये स्टेप उठाया। इसको कहते हैं पीआईएल। जो याचिका मैंने लगाई है दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और ये हम लोगों ने अमेरिका से ही, अमेरिका के एक केस से ली है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? यूएस से। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो कौन कौन सी बातें इसमें सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएंगी। यूपीएससी 2012 का सवाल है, और जितने भी क्वेश्चंस हम करते हैं ये कहीं ना कहीं मैं यूपीएससी से ही उठाती हूँ। यूपीएससी में जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आज के दिन आपके एसएससी का लेवल भी कुछ कम नहीं रहा है, बहुत बहुत डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी भी, टीसीएस कंडक्ट करने लगा उसे, और एसएससी भी पूछने लगा है कि अगर हम स्टार्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोकसभा के अंदर तो एक दिन में कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इतना डीप चला गया एसएससी भी, ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं पीवाईक्यू उठा रही हूँ यूपीएससी से, ताकि आपको डिटेल में वो बातें पता लग जाए।
एक क्वेश्चन के नीचे मल्टीपल स्टेटमेंट आपको मिल जाए और क्वेश्चन किस एंगल से बन सकता है, किन किन एंगल से बन सकता है, हम उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर ले। ठीक है, यूपीपीएससी का उठाती हूँ मैं, एमपीपीएससी का उठाती हूँ, यूपीएससी का उठाती हूँ, तीनों जगह का। यूपीएससी पूरे सेंटर का हो गया, फिर उन दोनों स्टेट्स का भी उठाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन है, कह रहा है ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। कौन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएगा सुप्रीम कोर्ट की? अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, यानी सेंटर वर्सेस स्टेट की बात हो गई। ठीक है, दूसरा कह रहा है अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस टू आइदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड दैट ऑफ लेजिस्लेचर। कह रहा है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में लड़ाई है, स्टेट लेजिस्लेचर के, ऐसा थोड़ा ना लिखा है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में लड़ाई होगी। तो अब यूं मत सोचना मैडम पार्लियामेंट तो सेंटर का हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर तो स्टेट का हो गया, ये भी तो सेंटर वर्सेस स्टेट हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो सेकंड नहीं आएगा, जहां आपको 2 दिख रहा है उसको कट कर दो। इसके बाद अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, सेंटर वर्सेस यूटी, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा, ये भी नहीं आएगा। 3 दिख रहा है उसको भी काट दो, आंसर तो मिल चुका। अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, यानी स्टेट वर्सेस स्टेट। ठीक है, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, आंसर 1 और 4, सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन कौन से प्रोविजन ऐसे हैं जिससे आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑटोनॉमी का पता लग रहा है। भाई वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है। बीच में मुझसे अभी पिछली क्लास में ही एक स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछ रखा है, और आप जितने भी कमेंट्स करते हो मैं देखती हूँ उन्हें और मैं उसको रिप्लाई भी करती हूँ, बट हो सकता है कि मुझे 1 हफ्ता लग जाए रिप्लाई करते करते, क्योंकि तुरंत प्रभाव से मैं नहीं देख पाती हूँ। जब वक्त मिलता है मैं स्क्रॉल करती रहती हूँ आपके कमेंट्स को, और बहुत अच्छे कमेंट्स आप करते हैं, थैंक यू सो मच। अब देखो, एक स्टूडेंट का ये मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने उसे रिप्लाई भी किया है। क्वेश्चन क्या था कि मैम जब सैलरी पार्लियामेंट दे रहा है, इनको अलाउंसेस पार्लियामेंट दे रहा है, एग्जीक्यूटिव का रोल नहीं है जुडिशरी में, हम कैसे कह सकते हैं? मतलब कैसे आपको पता लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है? हम कैसे कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है? आप समझना इस बात को। सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के अंदर जितना भी स्टाफ अपॉइंट होता है उसको जुडिशरी खुद करती है, पहली चीज। दूसरा चीज, जितने भी जजेस की नियुक्ति हो रही है वो कॉलेजियम सिस्टम से हो रही है, वहां कोई मंत्री नहीं बैठा, कॉलेजियम बैठा है। ठीक है, फिर वो नाम रिकमेंड करके राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं, और राष्ट्रपति मैक्सिमम 1 बार ही उस लिस्ट को वापस भेज सकता है, इससे फालतू वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट के हाथ में इतनी पावर नहीं है, राष्ट्रपति भाई 1 बार ही भेज सकते हैं। तीसरी बात, जो इनकी सैलरी है, जो एक्सपेंडिचर है, वो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? आप इनकी सैलरी में कट नहीं लगा सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी में इनकी सैलरी कट हो सकती है, अदरवाइज आप सिर्फ वोट करोगे, डिस्कस आप सिर्फ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, डिस्कशन कर लीजिए, बट आपको वोटिंग करना पड़ेगा। समझ रहे हो? चार्ज्ड एक्सपेंडिचर मतलब आप इनकी सैलरी में कट नहीं लगा सकते। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ रहा है, पार्लियामेंट की परमिशन से पैसा आ रहा है, लेकिन पार्लियामेंट इनकी सैलरी को रोक नहीं सकती, कट नहीं कर सकती। ये सब चीजें क्या है? ये इनकी इंडिपेंडेंस को ही तो दिखा रहा है। ठीक है, इनकी इंडिपेंडेंस को ही तो दिखा रहा है। और एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसका रद्द होना, ये भी इसकी इंडिपेंडेंस को ही दिखा रहा है। तो आप देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं, ये कह रहा है कि जब कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना पड़ता है। क्या ये बात उनकी ऑटोनॉमी में आएगी? अभी देखेंगे। दूसरी स्टेटमेंट देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस जो है कैन बी रिमूव्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उसको केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही रिमूव करेगी, ये तो गलत है। पूरा पार्लियामेंट का प्रोसीजर मैंने आपको पढ़ाया था, तो सेकंड तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, सैलरी of the judges are charged to the consolidated fund of India to which the legislature does not have to vote। जो इनकी सैलरी आएगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगी, जिसमें विधानसभा वोट नहीं करेगा। बात तो ठीक है, पर अभी देखेंगे, रुक जाओ। All appointments of officer and staff of the Supreme Court of India are made by the government only after consulting the Chief Justice of India। कह रहे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितना भी स्टाफ है, उसको गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके। ये बात गलत है, ये बात गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करता है, कोर्ट खुद करता है। जितना भी वो मतलब छोटे से छोटे क्लर्क से लेके हाईएस्ट पोस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जितने भी लग रहे हैं ना, उनके लिए अलग से पेपर होते हैं जुडिशरी के। आप देखोगे, आपने भी बहुत सारे जुडिशरी के एग्जाम दिए होंगे, जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट में जज बन रहे हैं,
सुप्रीम कोर्ट में ऑडिटर बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जो साइड में खड़े रहते हैं ना डंडे लेके, वो बन रहे हैं, ठीक है, रीडर बन रहे हैं कोर्ट के अंदर। तो इन सब का अलग से पेपर होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट नहीं कर रही है, कोर्ट का खुद का एक सिलेबस, खुद का एक प्रोसीजर होता है। तो चौथी स्टेटमेंट भी गलत है, जहां 4 दिख रहा है हम वो भी कट कर देंगे। तो आंसर क्या आ गया? 1 एंड 3। आंसर आ गया 1 एंड 3, यानी सुप्रीम कोर्ट की जजेस को अपॉइंट करते हुए प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे, यस करेंगे। और सैलरी में लेजिस्लेचर कुछ नहीं बोल सकता, ये भी इनकी इंडिपेंडेंस को ही दिखा रहा है। तो आंसर क्या आ गया? 1 एंड 3। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट की जो लड़ाई है वो कौन सी जुरिस्डिक्शन में आएगा? यूपीएससी 2014 बहुत बार पढ़ लिया, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस अगर बढ़ाने हैं तो कौन बढ़ाएगा? तो अभी अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था, कौन बढ़ाएगा? पार्लियामेंट बढ़ाएगा, पार्लियामेंट के हाथ में पावर होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अभिभावक कौन है? गार्जियन कौन है? कस्टोडियन कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंटरप्रेट करने का काम, उसकी रक्षा करने का काम, उसको हर वक्त प्रूव करने का काम सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? यूपीएससी 2017 ने पूछ लिया। नीचे से शुरू करते हैं। द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट गिवन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केसेस। क्या जुडिशियल रिव्यू इसको कहते हैं क्या कि जुडिशरी ने कोई जजमेंट दिया और अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर रहा है कि मैंने वो सही कहा था या गलत कहा था? ऐसा तो नहीं होता जुडिशियल रिव्यू। दूसरा, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स बिफोर दे आर असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को कोई बिल भेजने से पहले जुडिशरी चेक करता है, क्या उसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं? ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति को भेजने से पहले चेक कर रहे हैं। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉज इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ने जो लॉज इनेक्ट किए हैं उसमें जुडिशरी का विजडम देखा जाता है, जुडिशरी की बुद्धि देखी जाती है, वो भी गलत बात है। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज। लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करना कि ये जो कानून है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो लागू करने वाले हैं। जैसे मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ, मैं जुडिशियल रिव्यू को थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जो कोर्ट है वो ये भी देखता है कि कानून बना कैसा है, कहीं उससे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तो खराब नहीं हो रही है, और वो ये भी देखता है कि जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं यानी जो एग्जीक्यूटिव है वो इसको ठीक से इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं नहीं कर रहे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जब कोविड आया तो मास्क कंपलसरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। कानून बनाने वाला कौन था? पार्लियामेंट था। कानून बना दिया, कानून बिल्कुल सही था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका। अब उसको इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का यानी पुलिस ऑफिसर्स का था। पुलिस ऑफिसर्स मान लीजिए ऐसा कर देते कि भाई जिसने मास्क नहीं लगाया उसको तो गोली मारेंगे, ऐसा थोड़ा ना कर सकते, वो जुर्माना लगा सकते हैं। मतलब कि अगर एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी करने लग जाए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट चेक करता है कि एग्जीक्यूटिव ने क्या इसको तरीके से इम्प्लीमेंट किया भी है या नहीं किया है। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को भी रिव्यू करता है वो सुप्रीम कोर्ट, और लॉ बने कैसे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बने हैं नहीं बने, उसको भी रिव्यू करता है। तो इन दोनों को ही जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, लॉज को भी चेक करना और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को भी चेक करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। जैसे जैसे यूपीएससी आगे बढ़ रहा है मुश्किल होता जा रहा है। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशंस और लिमिटेशन और प्रोविजंस कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉज। यहां तक समझते हैं। कह रहे भारत के संविधान के अनुसार जो प्रोहिबिशंस है और जो लिमिटेशंस है या जो प्रोविजंस है जो ऑर्डिनरी लॉ के अंदर है, कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशन और लिमिटेशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर आर्टिकल 142। इसका मतलब क्या है ये पूछा है इसमें। कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 142 के अंदर प्रोहिबिशन और लिमिटेशंस है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर पे, उसका मतलब क्या है। देखो आर्टिकल 142 कहता क्या है? आर्टिकल 142 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिक्री, जो भी नोटिफिकेशन जारी करता है वो पूरे भारत में लागू होगा, और वो पूरे भारत में बिल्कुल उसी तरीके से लागू होगा जैसे पार्लियामेंट कोई लॉ बना के उस चीज को लागू करती है। यानी पार्लियामेंट भी उस बात को नकार नहीं सकती जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है।
यही बात है, पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट की बातों को नकार नहीं सकती, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है पार्लियामेंट्री लॉ को लेके। इसका मतलब ये है, अब यहाँ पे देख लीजिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नॉट बीन कॉन्स्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कानूनों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को, सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का, अपनी पावर को यूज करने में कहीं पीछे नहीं रहेगा। पार्लियामेंट लॉ बना के उसकी शक्तियां उनसे छीन नहीं सकती। ये भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी दिखा रहा है आर्टिकल 142, क्योंकि आर्टिकल 142 में यही लिखा है कि पार्लियामेंट जो भी चीजें लागू कर रही है वो बिल्कुल उसी तरीके से लागू होगा जैसे पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया हो, पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया हो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए नहीं, ये तो मेरे लिए है, इससे नेक्स्ट वाला शायद आपके लिए है। देखते हैं, यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। कह रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसीडर करो और आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट। ठीक है, क्या कह रहा है, 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। कह रहा है जो 44वां संवैधानिक संशोधन हमारा हुआ, उससे क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड कर दिया। यानी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे जो जुडिशरी कुछ नहीं कर सकता। क्या ऐसा किया था? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, गलत है ये बात। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 99th अमेंडमेंट एक्ट को स्ट्रक कर दिया क्योंकि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट कर रहा था। बिल्कुल सही बात है। 2015 के अंदर ये 99th अमेंडमेंट आया था जिससे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बन रहा था, जिसमें 6 मेंबर्स होंगे, जिसमें 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे, 3 मेंबर जुडिशरी से थे, और कोई भी 2 जन बाकी 4 के डिसीजन को वीटो कर सकते थे। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस दिख रहा था जुडिशरी में। इस वजह से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रिपील करके फिर से कॉलेजियम सिस्टम ले आए थे। ये बात मैंने एक्सप्लेन की थी, जिसको 4th जज केस कहते हैं। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहली गलत है। अगला क्वेश्चन है यूपीपीएससी 2014 का। ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर टू। सुप्रीम कोर्ट के जज अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। इसके बाद एजर्शन रीजन आया यूपीपीएससी 2019 में। एजर्शन के अंदर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है सेंट्रल लॉज की वैलिडिटी को चेक करना। तो ये गलत है। हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है, यानी ए इज फॉल्स, ए इज फॉल्स। ठीक है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, अपने आप हो गया। देखो क्या कह रहा है ये, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात तो बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, सुप्रीम कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है। लेकिन पहली स्टेटमेंट गलत है। पावर तो है सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करने का, वैलिडिटी चेक करने का, लेकिन एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, हाई कोर्ट के पास भी है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, देखती हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन था, यूपीपीएससी 2016 ने पूछा है ये, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन था वो इनमें से कौन से केस के अंदर इनंसिएट हुआ था? ठीक है, वो इनमें से कौन से केस के अंदर इंक्लूड हुआ था, मतलब कौन सा केस बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है? गोलकनाथ केस, सज्जन सिंह केस, शंकरी प्रसाद केस या केशवानंद भारती केस? उम्मीद करती हूँ बहुत ही चुनिंदा सा सवाल है, बहुत बार डिस्कस होता है, बार बार डिस्कस होता है, हर वीडियो के अंदर डिस्कस होता है। आप इसका आंसर बिल्कुल सही बताएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।